अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। पीआईए तैयारा हादसा, मलबा एक बार फिर पायलट पर डाल दिया गया। जाली डिग्री और जाली लाइसेंस पर तैयारे उड़ाए जाने का इंकशाफ। क्या इंक्वायरी की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी? निजी पायलट्स पर इल्जामात, इंक्वायरी कमेटी में निजी कंपनी के पायलट क्यों शामिल किए गए? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, इत्तेहादी भी खफा। क्या हुकूमत 6 माह में खत्म हो जाएगी? क्या 2021 इलेक्शन का साल होगा? क्या असम्बलियां तहलील होने के इम्कानात हैं? पंजाब और बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चल पड़ी, मामला किस जानिब जाएगा? ये भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे। गर्म पानी और पैरासिटामोल के बाद टिड्डी दल से कोरोना का इलाज। क्या हुक्मरान अफवाहसाजी को फरोग दे रहे हैं? और कनाडा में जहनी माजूर पाकिस्तानी का पुलिस के हाथों कत्ल। पाकिस्तानी तो अपने मुल्क में महफूज नहीं, क्या एजाज अहमद जॉर्ज फ्लॉयड बन सकता है? वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची पीआईए तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी है। रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को करार देते हुए कहा गया है कि दोनों ने मुरव्वजा तरीकाकार को इख्तियार नहीं किया। तैयारे में किसी भी किस्म की फनी खराबी नहीं थी। मज़कूरा तैयारे ने 7 मई को पहली फ्लाइट ली और 22 मई को हादसे का शिकार हुआ। इस दौरान 6 मरतबा कामयाब परवाजें मुकम्मल की थी। 6 मरतबा महवे परवाज रहा, जिनमें 5 परवाजें लाहौर से कराची और कराची से लाहौर वापसी के लिए थी, यानी इसी रूट पर ये 5 परवाजें थी और एक शारजा के लिए फ्लाइट थी। दूसरा अहम नुक्ता तैयारी की बुलंदी से मुताल्लिक था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रनवे से 10 मील के फासले पर तैयारे को तकरीबन 2500 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, जबकि इब्तदाई तहकीकात और रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज उस वक्त 7220 फीट की बुलंदी पर था। ये पहली बेकायदगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने हद रफ्तार और बुलंदी के हवाले से हिदायत को नजरअंदाज किया। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कह रहा था, उसकी तमाम तर हिदायत को यकसर पायलट की जानिब से नजरअंदाज किया गया। गुलाम सरवर खान के मुताबिक जो वॉइस रिकॉर्डर है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी ने 3 मरतबा पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई थी। इस वॉइस रिकॉर्डर में यह बात सामने आई है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कह रहा था कि ऊंचाई अभी बहुत ज्यादा है और पायलट से यह भी कहा गया कि लैंडिंग पोजीशन ना लें, बल्कि एक चक्कर और लगा कर आएं, गो राउंड लें। लेकिन पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में चौथी अहम बात जो नोट की गई है वो लैंडिंग गियर से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक रनवे से 10 नॉटिकल माइल्स के फासले पर तैयारे के लैंडिंग गियर्स खोले गए, लेकिन एक बात समझ से बालातर है कि जब जहाज 5 नॉटिकल माइल्स पर पहुंचा तो लैंडिंग गियर्स वापस ऊपर क्यों उठा लिए गए? रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि तैयारे का इंजन 3 मरतबा रनवे से टकराया। वफाकी वजीर के मुताबिक जहाज को रनवे पर लचकदार पोजीशन दी जाती है कि 1500 से 3000 फीट पर लैंड कर सकता है। उन्होंने कहा कि रनवे की लंबाई 1100 फीट होती है और उसूलन तैयारे को 1500 से 3000 फीट पर टच डाउन करना चाहिए, यानी इस बुलंदी पर उसके पहिए रनवे के साथ टकराने चाहिए। रिपोर्ट में तैयारे की दोबारा उड़ान को भी हादसे की वजह करार दिया गया। यानी एक बार जब तैयारा रनवे से टकराया है, उसके इंजन्स टकराए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा, तो दोबारा उसे फ्लाई क्यों कराया गया? इंकशाफ किया गया है कि लैंडिंग गियर्स के बगैर हादसे का शिकार तैयारे ने 4500 फीट पर इंजन पर 3 मरतबा टच डाउन किया और 3000 से 4000 फीट तक रनवे पर रगड़ खाता रहा, जिसमें इंजन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान पायलट ने दोबारा जहाज को उड़ा लिया, जबकि उन्हें कोई हिदायत नहीं दी गई थी। ना पायलट ने कोई हिदायत ली थी, जिसमें दोनों जानिब से कोताही थी। यानी जहाज के जो डैमेजेस थे उससे मुतालिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को आगाह नहीं किया और पायलट को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जहाज कितना डैमेज हो चुका है और उसके बाद उसको फिर टेक ऑफ पोजीशन में लाया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में सिर्फ इस मौके पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट और एयर ट्रैफिक ने मुरव्वजा तरीका इख्तियार नहीं किया, जबकि जरूरत से ज्यादा एतमाद के बायस हादसे से गुजरना पड़ा। वफाकी वजीर के मुताबिक एटीसी ने तैयारे को इंजन पर टच डाउन करने से मुताल्लिक भी यकीनन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यानी एटीसी ने देखा है कि तैयारे ने इंजन को टच डाउन किया रनवे पर और आग भी निकली है उसमें से, उन्हें आगाह करना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल टावर ने पायलट को इस डैमेजेस से मुताल्लिक बिल्कुल आगाह नहीं किया और पायलट ने जहाज को दोबारा टेक ऑफ कर लिया। ये तो थी तैयारे हादसे की रिपोर्ट, लेकिन आज कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने हादसे की वजह कोरोना को भी करार दिया है। उनका कहना था कि ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि पूरे वक्त जो गुफ्तगू चल रही थी, यानी कॉकपिट में जो बात हो रही थी, वहाँ पर जो जहाज़ का अमला मौजूद था, कप्तान मौजूद था, जो गुफ्तगू वो कर रहे थे, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए से पता लगाई गई है। पायलट और मुअव्विन पायलट के दरमियान
वो कोरोना गुफ्तगू की जा रही थी। इन दोनों की तवज्जो नहीं थी और जहनों पर कोरोना वायरस सवार था, यानी वो फोकस्ड नहीं थे। इस बारे में वफाकी वजीर क्या कहते हैं उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आउट जो डिस्कशन थी वो कोरोना के बारे में थी। पायलट और को पायलट फोकस्ड नहीं थे, उनके ज़हन पे कोरोना सवार था, उनकी फैमिली मुतासिर थी और वो कोरोना ही की डिस्कशन कर रहे थे। लैंडिंग में आया, लैंडिंग पोजीशन पे आया तो कंट्रोल टावर ने उसे मना किया कि आप ज्यादा हाइट पे हैं, आप नीचे आएं। तो बड़ी जल्दी में उसने उसकी कॉल सुनी और उसने कहा यार मैं मैनेज कर लूंगा, और फिर कोरोना से बात शुरू। अब यहाँ सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि अगर पायलट जहनी तौर पर कोरोना के खौफ में मुब्तला थे तो इसका मतलब है कि वो फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के हक में नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके एहतजाज को नजरअंदाज करते हुए एक ग्रुप को राजी किया गया जो कि पहले भी अलाउंस के लिए तैयार हो जाते थे। ये बात मैनेजमेंट जानती थी। क्या ऐसे मौके पर मैनेजमेंट पर सवाल नहीं उठते? एक जानिब दावा किया जा रहा है कि पायलट सेहतयाब थे, तो क्या पीआईए ने पायलट्स की दिमागी सेहत पर तवज्जो नहीं दी? दिमागी सेहत की बात तो दरकिनार, वफाकी वजीर ने पायलट्स की डिग्री पर सवाल उठा दिया। ये 2006 से एक प्रोसेस शुरू हुआ मुख्तलिफ अदारों के अंदर डिग्रीज वेरिफिकेशन का, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो एक्शन भी लिया। डिग्री वेरिफिकेशन का अमल, जब पीआईए की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इदारों की बात नहीं कर रहा, तो 600 कुछ लोग पीआईए के अंदर ऐसे निकले जिनकी डिग्रियां ठीक नहीं थी। किसी की मैट्रिक ठीक नहीं है, किसी की एफए ठीक नहीं है, किसी की बीए ठीक नहीं है, और बदकिस्मती से 4 पायलट्स की डिग्रियां भी ठीक। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान पायलट्स की डिग्रीज को जाली करारते रहे। माजी में भी इस मौजू पर बात तो होती रही है, यहाँ तक कि सियासतदानों की डिग्रियों पर भी सवालात उठने लगे, यानी ये एक कौमी अलमिया है। इस बात का जवाब कौम को डिग्री तो डिग्री होती है का कहकर टाल दिया जाता रहा है। इस बारे में क्या कहा जाता रहा है माजी में, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। डिग्री डिग्री होती है, वो जाली हो या असली। बात डिग्रियों तक रहती तो शायद कुछ मामलात हल हो सकते थे, लेकिन यहाँ तो मामलात इससे भी ज्यादा गंभीर साबित हुए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के तनाजुर में वफाकी वजीर ने दावा किया कि यहाँ पायलट्स के लाइसेंसेस भी जाली बनाए जाते रहे हैं। इतना घिनौना फेल किसकी आशीर्वाद से होता रहा है? क्या एक जाली लाइसेंस याफ्ता फर्द के हवाले पे मालियत के जहाज और सैकड़ों इंसानों की जानें उनके हाथ में दी जा सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वफाकी वजीर इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। फरवरी 2019 में एक पायलट्स के लाइसेंसेस की वेरिफिकेशन भी शुरू करवा दी। उस वेरिफिकेशन और उस इंक्वायरी पे भी तकरीबन 1 साल और कुछ माह लगे। पायलट्स की तादाद तकरीबन, जो कमर्शियल पायलट्स और जो फ्लाइंग कर रहे हैं, वो तकरीबन टोटल एक्टिव पायलट्स 860 हैं। काफ़ी कोशिश के बाद जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी था वो इस नतीजे पे पहुंचा कि 860 में से 262 ऐसे पायलट्स हैं, चाहे उनके पास छोटा लाइसेंस है या बड़ा लाइसेंस। 860 में से 262 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं। वफाकी वजीर ने तहकीकात के दौरान 262 पायलट्स के जाली लाइसेंस होने का इंकशाफ किया है। अब होना तो ये चाहिए था कि मामले की तहकीकात की जाती, इस मामले की तय में जाया जाता, मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता। लेकिन वफाकी वजीर कहते हैं कि यहाँ तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मिल जाते हैं, जहाज का लाइसेंस, उसकी ड्राइविंग का लाइसेंस होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या कहते हैं इस बारे में वो भी देखिए कि मोर देन 90% जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी ड्राइविंग के, चाहे एलटीवी हो, एचटीवी हो, कि लाइसेंस ट्रेनिंग के बाद हमने कभी लाइसेंस नहीं लिया, टेस्ट पास करने के बाद हमने कभी लाइसेंस नहीं लिया, मैनेज करके लाइसेंस ले लेते हैं। और मोस्टली मोर देन 90%, 10% जेन्युइनली होंगे, लेकिन ज़्यादा लाइसेंसेस, ये मेरा एक पर्सनल मुशाहिदा है, ये कमी बेशी भी इसमें हो सकती है। वज़ीर मोहतरम, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, निज़ाम में खराबियां हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुजव्वजा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए। जनाब आला, ड्राइविंग लाइसेंस तो करोड़ों की तादाद में बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट्स की तादाद तो 900 से भी कम है। क्या सिर्फ चंद सौ अफराद की निगरानी के लिए मौसर तरीक़ाकार इख्तियार नहीं हो सकता था? वो कौन से अवामिल हैं जो रास्ते में आड़े आ सकते हैं? तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक निजी एयरलाइंस के पायलट्स को भी कमेटी में शामिल किया गया था, जबकि इस कंपनी के पायलट्स के लाइसेंस भी जाली होने का दावा किया गया। क्या वफाकी वजीर ने कमेटी में मौजूद पायलट्स की डिग्री का भी मुआयना कराया था? असम्बली में दीगर 4 हादसों की रिपोर्ट भी पेश की गई समेत 5 रिपोर्ट्स में से 4 के हादसे का जिम्मेदार पायलट्स को ठहराया गया है। क्या सब गलतियां पायलट्स ही से सरजद होती हैं?
इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाल्पा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नूरेजो साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो तहकीकाती टीम की फाइंडिंग्स हैं, क्या आप इन फाइंडिंग्स से मुतमईन हैं? लेकिन ये इनिशियल फाइंडिंग्स हैं, इसमें कुछ चीजें तो उन्होंने बताई, लेकिन कुछ चीजें अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं बताई, और उसकी वजह वही है जो हमने पहले से आपको बताई थी कि इस बोर्ड की तशकील जो है उसमें कुछ ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी था जो इस कमर्शियल एयरलाइन से जिनका ताल्लुक हो, लेकिन उस चीज को ओवरलुक किया गया। तो इस वजह से मैं अपने नहीं, लेकिन इमरान साहब आज वफाकी वजीर ने कहा ना कि हमने एयर ब्लू के 2 पायलट्स को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया था, और इस कमेटी की कॉम्पोजिशन के अंदर पायलट्स का मौक़िफ़ था। हमने इंटरनेशनल पायलट्स एसोसिएशन से भी रब्ता किया था, तो उसके बाद पाल्पा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो गए? नहीं जी, हमें तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि जी एयर ब्लू के पायलट्स को ले लिया गया और फाल्पा को भी ले लिया गया। तो फाल्पा का जहां तक हमें पता है कि फाल्पा के सिर्फ इस पाकिस्तान में हम ही मेंबर हैं। उन्होंने तो हमसे उल्टा पूछा था कि आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में आप लोग गए या बोर्ड की तश्कील हुई, तो हमने उनको बता दिया कि नहीं जी हमें नहीं पता। और ये भी आपके चैनल के थ्रू मुझे पता लग रहा है कि जी एयर ब्लू के पायलट्स गए थे। नहीं इमरान साहब, आज गुलाम सरवर खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया ये। नहीं जी, हमें ऐसी कोई इत्तला नहीं है, ना ही कोई ऐसा नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किए थे कि किन पायलट्स खिदमात हासिल की। जिनके नाम थे वो लिस्ट हमारे पास भी, आपके पास भी अगर नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ। वो सारे के सारे जो लिस्ट शुरू से थी वही रखी गई। सिर्फ एक एयरबस की कंपनी आई थी, वो अपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन करके गए अपने जहाज को देख के, और दे वर हियर फॉर द जो। अच्छा, आपके रिजर्वेशंस क्या है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है इन तहकीकात के ऊपर? देखें, सबसे पहली बात ये रिजर्वेशन नहीं, एक असूली बात है कि अगर आप असूल पे चलते हुए एक प्रॉपर बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि देखें गलती पायलट की जरूरत है, एक गलती कंट्रोलर की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा चीजें हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि सारी इंक्वायरी जो आज हुई वो 10 मील के अंदर की थी, यानी 10 नॉटिकल माइल, जहां पर उसको 3000 होना चाहिए था वो 7000 था, और उसके बाद जो गिरा उस तक की थी। मैं कहता हूँ वो 10 मील के ऊपर 7000 आया कैसे? क्योंकि जो एक किसी भी आम पायलट से पूछेंगे वो कहेगा अगर मैं लैंडिंग करने आ रहा हूँ और कराची एयरपोर्ट पे, तो 10 मील के ऊपर मुझे असूलन 3000 फुट होना चाहिए था, वो 3000 से ऊपर क्यों था? तो इसका मतलब है कहीं एरर पीछे से था। फिर इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिनको हम देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को बताया था, कप्तान ने उन हिदायत को नजरअंदाज किया। बताया गया था कि एल्टीट्यूड आपका ज्यादा है, अभी लैंडिंग पोजीशन में ना आए, आप गो राउंड ले लें, लेकिन पायलट जो है वो बड़े मुतमईन थे, पूरे एतमाद थे, ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह ही से कहा गया, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5-10 मील पे उसने गियर डाउन किया और उसके बाद 5 मील पे उसने गियर अप कर दी। गियर अप वक्त करता है जब उसको गो राउंड करना पड़ जाता है, गियर डाउन करता है जब उसको लैंडिंग करनी होती है। तो ये काफी चीजें मिक्स कर रही हैं। तो इसी वजह से मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर हम एक प्रॉपर बोर्ड बनाते तो हमारे को आज कई सवालात के जवाबात और भी मिल जाने थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके जब हम पहले दिन से शुरू हुए तो आज तक हम इसी चीज को मिस कर रहे हैं कि प्रॉपर बोर्ड नहीं था, इसमें चीजें कम थी। अच्छा ठीक है इमरान साहब, अब ये तो लेटेस्ट इंसिडेंट की इंक्वायरी है, लेकिन इसके साथ साथ वफाकी वजीर ने गुज़श्ता 4 इंक्वायरीज की रिपोर्ट्स भी सामने रखी हैं। मतलब 2010 की बात की है एयर ब्लू हादसे की, 2012 के बोजा एयरलाइन की बात की है, 2016 की बात की है जो ATR तैयारा गिलगित चित्राल के अंदर गिरा था, फिर 2019 के हादसे की बात की है। अब ये टोटल कुल मिला के कुल 5 जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट्स बनती हैं, और एक इंसिडेंट को छोड़ के जो 2016 के अंदर हुआ था जिसमें चित्राल के अंदर एक तैयारा गिर गया था, ATR तैयारा था, उसके अलावा तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं पायलट की गफलत थी। देखें, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक पायलट को ही क्यों आप कह रहे हैं? इसका मतलब है कि प्रोसीजर्स भी शायद हमारे गलत हैं, इसका मतलब है कि कोई और चीजें भी गलत हैं, ATC भी उसमें शामिल होता है, प्रोसीजर्स भी उसमें शामिल होते हैं, कोई मौसम की वजह से भी हो सकता है, जहाज की खराबी की वजह से भी हो सकता है, पायलट की गलती की वजह से भी हो सकता है। अब आपको मैं एक अर्ज करता चलूं, ये रिपोर्ट्स जो ओवरनाइट आई हैं इनका अब अगर मैं एज अ प्रोफेशनल बात करता हूँ, मैं एज अ प्रोफेशनल पूछता हूँ कि इनकी इन्वेस्टिगेशन किसने की, क्या बोर्ड की तश्कील सही हुई थी, उसके बाद क्या उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन थी क्या वो इदारों को दी थी, उन इदारों ने कोई ऐसा बोर्ड बनाया है जिसने प्रोसीजर्स को चेंज किया हो? ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब नहीं आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त के लिए। कैप्टन इमरान नूरेजो हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आप सेक्रेटरी जनरल पाल्पा हैं, इस वक्त मार्शल मसूद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जो तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, आपका कोई कॉमेंट चाहिए? क्या आप मुतमईन हैं तहकीकाती रिपोर्ट से? तहकीकाती रिपोर्ट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग। तहकीकाती रिपोर्ट में जो कुछ है वो तो पहले हमें 15 मिनट में पता चल गया था। जो बुनियादी चीज है जो कि शायद अभी थोड़ी सी जल्दी है उसके ऊपर कि वाई, मतलब पायलट्स ने जो कुछ किया उनको उन्होंने क्यों किया, दैट इज द क्वेश्चन। कि कल्चरल रूट कॉजेस क्या थे, वैल्यूज के रूट कॉजेस क्या थे,
और ये बहुत बड़ा अलमिया है। मसलन बहुत सारी मिसालें हैं PIA में मिलती हैं। आज ही मैं एक रिटायर्ड कप्तान जो मेरे दोस्त हैं उनसे बात कर रहा था कि जब खटमंडू का एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ही एक्सपीरियंस कप्तान थे, उनका नाम कैप्टन जंजुआ था, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने वो कमजोर थे, मगर उनके जो दोस्त थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको उड़ाते रहे। तो ये को पायलट फर्स्ट ऑफिसर उनके साथ गए एक बार खटमंडू, तो वहां पे एक 4 स्टेप लेयर्ड अप्रोच होती है, बिकॉज वो 4 पीक्स हैं, उनपे एक को क्रॉस करें फिर नीचे हों, दूसरी करें फिर नीचे हों, तीसरी करें फिर नीचे हों। तो इसमें उनसे ड्रैगिंग अप्रोच बनी और ये को पायलट जो है फर्स्ट ऑफिसर कहते रहे कि सर ये ड्रैगिंग है, पावर खोलें, रेट ऑफ डिसेंट कम करें। अच्छा, दे टच इन दी अंडरशूट काठमांडू में, तो खैर चले गए, बचत हो गई। वहां पे जब पहुंचे रैंप पे तो ATCO आ गया काठमांडू में और उसने कहा हेलो हाय करने के बाद कहने लगा कि सर यू हैव ब्रोकन आवर अप्रोच लाइट्स एंड आई हैव टू रिपोर्ट दिस। तो कप्तान साहब ने जो है ना इस फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि यारो ना तू आप ही गल कर ले ना नाल की करना है। तो he had a word with them and finally they agreed they will pay for the lights। तो कप्तान साहब ने कोई $3,000-4,000 अपने बैग से निकाले और हश हश कर दिया। बिल्कुल ठीक है, दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एयर मार्शल मसूद अख्तर मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है जी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे हुकूमत के हवाले से, क्योंकि कुछ बातें की जा रही हैं 5.5-6 माह की, खासतौर पे फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के बाद और इत्तेहादियों की अलहदगी के हवाले से। जहाँ BNP मैंगल इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, वहीं जमहूरी वतन पार्टी भी पर तोल रही है। बात करेंगे इस तमाम तो मामले के ऊपर, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन 2018 का बिगल बजते ही मुल्क भर में तब्दीली की आंधी चलना शुरू हो गई। घाट घाट का पानी पीने वाले सियासी पंछी तहरीक इंसाफ के झंडे तले जाए पनाह तलाश करने लगे। एक से बढ़कर एक सियासी कदावर शख्सियत सुनामी की लहरों का शिकार होती गई और फ़याम में इन सियासी पंछियों को इलेक्टेबल्स का नाम दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ माजी में इन सियासी पंछियों को मुख्तलिफ नामों और अलकाबात से नवाजते रहे। फिर उन्होंने नारा बुलंद किया कि इन इलेक्टेबल्स के बगैर तब्दीली लाना मुमकिन नहीं है। ये वो हैवी वेट्स हैं जो इलेक्शन में कामयाबी की जमानत हैं। सियासी कारकुनान, मीडिया और समाजी रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि माजी की हुकूमतों में सियासी मफादात हासिल करने वाले ये पंछी नए पाकिस्तान में तब्दीली के फूल कैसे खिला सकते हैं, ये कैसे तब्दीली मुमकिन हो पाएगी। लेकिन पूरी कौम को बताया गया कि लीडर अच्छा हो तो टीम की कारकर्दगी अच्छी हो सकती है, एक लीडर बेहतर हो तो बाकी टीम भी परफॉर्म करेगी। जब जब तनकीद की जाती तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से यही जवाब मिलता। कौम को कहा जाता कि हमने बेहतरीन लीडर की क़यादत में कमज़ोर टीम के ज़रिए 92 का वर्ल्ड कप जीता। यहाँ शतरंज के खेल की तरह हर चाल कमाल होशियारी से चली जाती है। अगर कामयाबियों का क्रेडिट कप्तान को जाता है तो फिर नाकामियों पर सवाल भी टीम लीडर से ही पूछा जाएगा। आज कप्तान की टीम की गलतियों को सिर्फ कप्तान ही की गलती समझा जाएगा। एक खिलाड़ी को फारिग करने के बाद दूसरे खिलाड़ी को बैटिंग का मौका देना दर हकीकत कप्तान की नाकिस हिकमत अमली को जाहिर करता है। इसी हिकमत अमली के बायस कप्तान से न सिर्फ उनके सपोर्टिंग बल्लेबाज यानी इत्तेहादी नाराज हैं, बल्कि ड्रेसिंग रूम या कैबिनेट में भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का साथ मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों ने दिया है। गुज़श्ता 22 माह के दौरान इत्तेहादियों के दरमियान मुतअद्दिद बार इख्तलाफात हुए हैं, मुतअद्दिद बार ये इख्तलाफात सामने भी आए हैं, मंजर आम पर भी आए। इन इख्तलाफात की बुनियादी वजह ड्रेसिंग रूम में होने वाली सियासत थी, काबीना इजलास के दौरान की तलखियाँ थी। अब की बार भी इत्तेहाद यकीनन उसमें दरारें पड़ती दिख, इत्तेहादी भी दूर दूर हैं, तो इसकी वजह भी गुज़श्ता चंद दिनों से पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज़ों को ही समझा जाता है। आपने गुज़श्ता रोज़ भी बाज़गश सुनाई दी यहाँ पर फवाद चौधरी साहब के एक इंटरव्यू की, और उसमें क्या कहा गया वो भी सबके सामने। लेकिन पार्लिमानी लीडर्स जो हैं इस वक्त वो भी पार्टी से शिकवा कुना हैं। जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या शिकवा और शिकायतें करते हुए दिखाई देते, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है और इंडस्ट्री का हब है। इस वक्त फैसलाबाद में हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह हो रही है, पावर लूम बंद हो रही हैं, साइजिंग बंद हो रहे हैं, हर किस्म की इंडस्ट्री बुरान का शिकार है। और वजीर तजारत जो है, मशीर तजारत
वो किसी को मिलना ही नहीं पसंद करते, वो MNA को मिलना पसंद नहीं करते, वो वफाकी वज़रा को मिलना पसंद नहीं करते, ताजरों को वो नहीं मिल रहे। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि खुदा के लिए इस मशीरे तिजारत को किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री के लोगों से इनकी मुलाकात कराएं और इंडस्ट्री के लोगोों के मामलात हल कराएं, ताकि इस मुल्क में इंडस्ट्री चलेगी तो ये बहरान ख़त्म होगा। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, फैसलाबाद नहीं चलेगा, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं चलेगा, तो किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ सकती। जब मैं इलेक्शन कैंपेन में जा रहा था, जब जाते थे तकरीरें करते थे राजनपुर में, कोट मिटन में, अपने हलके में, बड़े नौजवान यंग आदमी है देखता था, उनकी आंखों में बड़ी खुशी होती थी, जॉब्स मिलेंगी, करप्शन खत्म होगा, सब इंसाफ होगा, तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अफसोस कि अब मैं जो देखता हूँ वो हमारे से कुछ मायूस हो चुके हैं। ना जॉब्स मिल रही हैं, ना हमारी तरफ कोई तरक्की हो रही है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं जी ये आपके पंजाब के, 36 में से एक ये डिस्ट्रिक्ट है जहां आज तक सुई गैस नहीं आई। हमारे देहात में और हमारे हर जगह पे लोड शेडिंग के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है। तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर है, उधर गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है। कई यूनियन काउंसिल ऐसे हैं जहां गर्ल्स के प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। यहां तक के इलेक्शन के दौरान अपना एक साथी दोस्त उसके कुछ 60 भैंसे ले गए हैं, अभी तक वो बेचारा जलील होता फिर रहा है और उसने हमें छोड़ दिया है, हमारी पार्टी को छोड़ दिया। उसने इसलिए छोड़ दिया कि भी वो हमें कहता है या आप नाअहल हैं या आपकी हुकूमत में दम नहीं है कि आप मसला हल नहीं कर रहे। अब ये हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो वोट लेकर ऐवान में आए हैं, और जब ये अपने हल्का इंतखाब में जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि वो तब्दीली कहाँ है जिसका ख्वाब आपने दिखाया था और हमने आपको वोट दिए थे। हुकूमत का मुस्तकबिल इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत का सियासी मुस्तकबिल होगा क्या। वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह सियासी ऑप्शन कौन सा है, ऑल्टरनेटिव क्या है, मुतबादिल क्या है? इसका जवाब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी दिया है। ये गलतफहमी निकाल दें, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है कि आपके सिवा जो ऑप्शन हो सकता है हम अवेलेबल नहीं है। इस बार मजे की बात ये है, आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है और मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ना चाहते हुए ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं और बेहतर ये है कि अगर आपसे नहीं चलता तो मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूं, आप NDMA के सपोर्ट करते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान पार्टी इख्तलाफात दूर करने के लिए खुद मैदान में आए। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मसालियत कराने की कोशिश की, साथ ही हिदायत भी जारी की हैं कि वज़रा और पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, मौजूदा सूरत हाल में सब मुत्तहिद होकर मुल्क के लिए काम करें। साथ ही उनका यह भी कहना था कि पार्टी के नज़्म व ज़ब्त पर अमल करना तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पार्टी कारकुनान के इख्तलाफात दूर करने के लिए कोशाएं। उनके सामने तो फिलहाल काबीना अरकान के इख्तलाफात की खबरें हैं, जबकि कौमी असम्बली में 150 से ज़ायद पार्टी अहदेदार भी खफा हैं। इत्तेहादी भी एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में सियासी मुबस्सरीन अगले 6 माह को अहम करार दे रहे हैं। यहाँ भी कई अहम सवालात और नुकात उठ रहे हैं। जनूबी पंजाब से पार्टी के खिलाफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बलोचिस्तान में भी सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है, वफाक में भी बगावत की चिंगारियाँ उठती दिखाई दे रही हैं। सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि क्या बागी मेंबरान और इत्तेहादी अपोजिशन के बेंचेस पर बैठ जाएंगे? क्या नाराज अरकान तहरीक के अदम एतमाद की जानिब जाएंगे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा? क्या जनूबी पंजाब के नाराज अरकान पंजाब में तब्दीली ला सकते हैं? क्या बलोचिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत में दरारें पड़ने का इम्कान है? अगर पंजाब और बलोचिस्तान में क़यादत के खिलाफ अदम एतमाद किया जाता है तो वफाक में तहरीक इंसाफ खुद को सहारा दे पाएगी? ये एक और अहम सवाल है। 6 माह के दौरान असम्बलियों की तहलील और फिर नए इंतखाबात का बिगल बढ़ सकता है। इस वक्त BNP मैंगल हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर चुकी है। जमहूरी वतन पार्टी भी इत्तेहाद से अलहदगी का इंदिया दे चुकी है। इस वक्त सरबराह जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुख्ती हमारे साथ मौजूद है, इसी मामले पर उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजैन बुख्ती साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपने अगस्त 2018 में अपने एतमाद का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाला था, अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इंदिया दे रहे हैं। आपके एतमाद को कब कब और किसने ठेस पहुंचाई है शाहजैन बुख्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के बाद PTI का आला सतही वफ़द, जिसमें मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब, जहांगीर खान तरीन, परवेज़ खटक साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार मोहम्मद रैन साहब, गवर्नर सिंध और चंद आला सीनियर इनके पार्टी के रुकन मौजूद थे, जिधर मौजूदा सदर
आरिफ अलवी साहब ने यह कहा था कि हम वादे वहीद नहीं करते बल्कि अमली जामा पहनाएंगे, जो महरूमियाँ हैं दूर करेंगे। तो महरूमी तो अभी तक दूर नहीं हुई। और इसके अलावा आपको याद होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हल्फ लेने के बाद कहा कि जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं जैसे कि जनूबी पंजाब, बेशतर बलूचिस्तान और सिंध के चंद अजला, तो उनको सबसे पहले हम डेवलप करेंगे और बराबरी पे लाएंगे कि फैसलाबाद, गुजरावाला, कराची, पिंडी, हैदराबाद, पेशावर सिटी की तरह उनको डेवलप करें। तो उसके बाद खुद ब खुद बेहतरी आएगी। ना तो एरियाज डेवलप हुए, ना महरूमियाँ दूर हुई। इसके अलावा आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, उसमें आपने बुक्टी आईडीपीज की बात की थी, उसमें आपने अंडर डेवलप्ड एरियाज की बात की थी, उसमें आपने एजुकेशन की बात की थी, हेल्थ सेक्टर की बात की थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके। आपने इन तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है, अल्टीमेटम दिया है। मेरा ख्याल है कि 3 रोज तो गुजर गए, आज चौथा रोज है और 2 साल पहले कम पेश हो गए हुकूमत को। सुनिएगा, देखिए तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बलूचिस्तान में, हेल्थ सेक्टर को काफ़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। मगर ये जो IDPs है ना, जिसमें 1.5 लाख बुक्टी महाजरीन है और कोई 25 से 30 हज़ार सदरन बलूचिस्तान बलूच एरिया के और पश्तून एरिया के IDPs हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए। ना उनके बच्चे तालीम ले सक रहे हैं 2005 के बाद, ना उन्हें सेहत की सहूलियात मैसर हैं, ना वो वोटिंग राइट उन्हें मैसर है। तो उनके साथ आइन की खिलाफ वर्जी, मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसकी यकीन दहानी इन्होंने हमें कराई थी कि हम जल्द से जल्द इन्हें वापस ले जाएंगे, ताहाल वो वापस नहीं जा सके। इसके अलावा आप जानते हैं कि डेरा बुगटी के अंदर 4 गैस फील्ड्स हैं और 4 कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जहां एक मुआहदा है नवाब अकबर ख़ान बुगटी के साथ ऑयल एंड गैस कंपनीज़ का कि हम हर साल डिप्लोमा होल्डर्स और इंजीनियर्स को हम भर्ती करेंगे। मगर वो भी 2005 के बाद नहीं हो रहा। जो मुलाजिम गैस ऑयल एंड गैस कंपनीज में जिनकी डेथ हो गई, तो जाहिर है उनकी जगह उनके बेटों को उठाना है, वो भी नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुकूमत बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूज्ड है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स क्या होंगे? बख्शी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, इख्तिसार से बता दीजिएगा इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आप हमारे मसलों को तो छोड़ दें, देखिए देखें आप मेरी अर्ज सुने। हुकूमत ब्लेम गेम करती है जी, सूबे में 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशनल ऑटोनॉमी है, ये अब सूबे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इस्लामाबाद शहर में जहां हम बैठे हैं, यहां 3 माह पहले डॉक्टरों की 50% सैलरी डिडक्ट हुई, पिछले माह 25% डिडक्ट हुई, इस माह 25% डिडक्ट हुई, जिस पे मैंने डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा को कहा कि जी हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर डॉक्टरों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, हम खैराज तहसीन पेश करते हैं, पैरामेडिक्स को, नर्सेज को, जितने शहीद हुए। आप ये बताएं उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती। बोला भाई इसमें जो है आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे मातहत नहीं, हम उन्हें क्या कह सकते हैं। कि कोई पॉलिटिकल चेंज आप देख रहे हैं अगले 6 माह के अंदर? देखिए फ़िलहाल तो मैं चेंज नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल हम अपने लोगों के सामने मज़ीद ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। करे हुकूमत उल्टा बदनाम हम हों तो हम मज़ीद बदनामी नहीं उठा सकते हैं। अगर इन्होंने लोगों की ग्रीवेंसेस फौरी दूर किए तो हम इनके साथ हैं, अगर नहीं किए हम मज़ीद तोहमत अपने ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ैन बुगटी साहब आपका। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद तज़किरा करेंगे कि क्या टिड्डी दल से कोरोना का इलाज मुमकिन है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना मरीजों की तादाद 1,90,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में शरह अमवात में तेज़ी भी इंतहाई परेशान कुन है। दूसरी जानिब मुल्क में सिलेक्टिव लॉकडाउन के इलाकों में भी इजाफा किया जा रहा है। आज वज़ीर सेहत पंजाब ने लाहौर के मजीद इलाकों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। यानी हुकूमत कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन के मामले में मजीद सख्ती की जाए। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि हुकूमती इक़दाम के बावजूद मुल्क में वायरस क्यों फैल रहा है? शहरी हुकूमती अहकामात को संजीदा क्यों नहीं ले रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह हुकूमती उहदेदारान का गैर संजीदा रवैया है, अपना गैर संजीदा रवैया है, नॉन सीरियसनेस है। माजी में कौम को कोरोना के हवाले से गर्म पानी और पैरासीटामोल के टोटके सिखाए गए, फिर कमज़ोर कोरोना कहकर कौम को हौसला दिया गया, फिर कौम से कहा कि डरना नहीं है, नौजवान इससे मुतासर नहीं होंगे। कभी कौम को अशराफिया के खिलाफ बदजन किया गया। इन्हीं बयानात और तकारीर ने मुल्क में अफवाह साजी को फ़रोग़ दिया। व्हाट्सएप पैगामात में दावा किया गया कि मेरी खाला की बेटी की सास के मामू की बेटी की नंद कोरोना से इंतकाल कर गई है।
इसकी तदफीन के बाद जब कब्र कुशाई की गई तो ईंटें और पत्थर मिले। ऐसे सैकड़ों वाकयात सोशल मीडिया पर गश्त करते रहे। टीम दस्तक ने ऐसे एक पैगाम की तहकीक की जिसकी बुनियाद महज मफरूज़ों पर थी। इसी तरह मेरे जानने वाले को जहर का इंजेक्शन दिया गया वाली अफवाहें भी हर दूसरे फर्द से सुनने को मिलती हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में बैठे अफराद अवामी नुमाइंदे होते हैं, उनका कॉल और फेल उनके वोटर्स के लिए मशरे राह होता है। जब ये नुमाइंदे ही झूठी बातों को फैलाएंगे तो आम आदमी से इस बारे में बाज़ पुरस कैसे होगी। मुल्क में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। चंद रोज से सोशल मीडिया पर लोग रायजनी कर रहे थे कि अगर आज ऐलान हो जाए कि टिड्डी दल कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होती है तो मुल्क को इससे निजात मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रही थी कि अगर आज ऐलान हो जाए कि टिड्डी दल कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होती है तो मुल्क को इससे निजात मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर चलने वाली इस मज़ाहिया पोस्ट को जनाब रियाज फतियाना ने हरफ आखिर मानकर मामले की साइंसी बुनियादों पर तहकीक का मुतालबा कर डाला। दल के बारे में तो एक आम मफरूज़ा है कि अगर इसको खाया जाए तो कोरोना वायरस का बेहतरीन दिफा किया जा सकता है। इसकी अगर रिसर्च करवा ली जाए और ये साबित हो जाए कि टिड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी, हुकूमत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये बात एक मुंतखब सियासी नुमाइंदा कर रहा है। यकीनन सियासी रहनुमाओं का ऐसा रवैया जहाँ उनकी ज़ात पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है वही उनके वोटर्स के लिए भी सुबकी का बाइस बनता है। इसीलिए सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन मौजूदा हुकूमत में नाप तोल का कोई मयार तय नहीं है। बस हर राग की बोली ही सुनाई देती है, हर किस्म की बातें होती हैं। ये कोरोना वबा के ऊपर ये जो मामला चल रहे हैं आगाज़ ही से ऐसा ही हो रहा है और हुकूमती कन्फ्यूजन शहरियों को भी कन्फ्यूज़ कर रही है। अब एक और मामले की जानिब बढ़ते हैं। गुज़श्ता दिनों अमेरिका में एक सियाह फाम शहरी को पुलिस तशद्दुद के जरिए मार डाला गया। मकतूल के अहले खाना ने पब्लिक इंक्वायरी का मुतालबा किया है जबकि शहरियों ने जस्टिस नो पीस के नारे भी बुलंद किए। No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. यकीनन कनाडा में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले एजाज अहमद की फैमिली को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो साहिवाल वाक़े के लवाहिकीन से लेकर सलाहुद्दीन तक को इंसाफ ना दिलवा सके, या एक और इम्तहान नहीं है ऐसी हुकूमत के लिए। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान माजी में खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस के दावे करते रहे। वही पुलिस का निज़ाम पंजाब में राइज करने की कोशिश भी की गई है। ये पुलिस मिसाली इसलिए समझी जाती थी कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों तक मीडिया की रसाई नहीं थी। आज उस मिसाली पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। एक शख्स को थाने में बंद किया, ज़दोकोब किया, बरहना किया गया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन मीर रियासत, अगर आपने 5 सालों की ऐसी मिसाली पुलिस बनाई है तो क्या कौम अगले 3 सालों के दौरान मुल्क में भी ऐसे निज़ाम के लिए तैयारी कर ले? ये आपको सोचना होगा और अवाम को भी सोचना होगा, क्योंकि वक्त आन पहुंचा है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।